नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। खबर अमरोहा से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष खासकर सपा पर तीखा हमला बोला है। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज कानून का राज स्थापित है और अपराधियों में सरकार का खौफ साफ दिख रहा है। मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का असली मकसद जनता के बीच भ्रम फैलाना और गलत संदेश देना है। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार की प्राथमिकता जन सुरक्षा, सुशासन और विकास है, जिसके तहत राज्य में भूमाफियों पर बुलडोजर, महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर लगातार काम किया जा रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता अब जागरूक है और वो विपक्ष के भ्रामक प्रचार में आने वाली नहीं है। जनता को योगी सरकार पर भरोसा है क्योंकि राज्य में सुरक्षा और विकास दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हम जनपद अमरोहा में हैं और यहाँ हमारे मंसूरी समाज के, अंसारी समाज के, अलवी समाज के, सैफी समाज के, तमाम पासमानदा समाज के अलग अलग डेलीगेशन के लोग मुझसे मिले हैं और इनके जो उद्योग हैं उस उद्योग को कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम सार्थक मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से प्रदेश के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और हमारा यही प्रयास है कि प्रदेश का हर जनपद उद्योग में तेजी से आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करा है कि भाजपा राज में जितने भ्रष्टाचारी है उनको पद मिल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को बहकाने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। समाजवादी पार्टी का असली उद्देश्य यही है कि समाज को भ्रमित। सिद्धार्थनगर जिले से विवादित बयान का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र सिंह ने 16 अक्टूबर को धनरखपुर गांव में एक सभा के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर मुस्लिम युवक 2 हिंदू लड़कियां ले आए तो हिंदू युवक 10 मुस्लिम लड़कियां लेकर आए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे विवाह का खर्च, नौकरी की व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी वे स्वयं उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका यह बयान सामने आने के बाद वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके चलते राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों ने इसे भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान बताया है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए वीडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ जैसे बयानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संकीर्ण और घृणित बयानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मुद्दों को नफरत का नाम देकर समाज में विभाजन और वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मायावती ने इसे सांप्रदायिक और जातीय द्वेष फैलाने वाला हिंसक खेल बताया है और कहा कि ऐसे शरारती तत्व देश की अमन, चैन और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे असामाजिक और अराजक तत्व सभ्य और संवैधानिक सरकारों के लिए खुली चुनौती हैं। मायावती ने सरकारों से अपील की कि इन लोगों को संरक्षण देने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे ताकि कानून का राज कायम रहे और जनता के हितों की रक्षा हो सके। खबर बलरामपुर से है, जहां घर में घुसकर मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सेखुइया गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर की गई, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष होता दिखाई दिया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने 25 अक्टूबर 2025 को दी तहरीर में बताया था कि गांव के ही कुछ लोग पुरानी रंजिश के चलते उनके घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों से मारपीट की। हमले में सूर्यभान और अंकित शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए। साथ ही आरोपियों ने मोटरसाइकिल और बोलेरो वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को बलरामपुर रेलवे स्टेशन मोड़ के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।
इससे पहले एक अन्य आरोपी हवलदार सिंह को 27 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूछताछ में सामने आया कि वादी और आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं और उनके बीच जमीन पर पुआल रखने को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद ने रूप लेकर झगड़े का रूप ले लिया, जिसके बाद हमला किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि शेष नामजद और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है और जल्दी ही सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सिखोइया में 25 तारीख को एक मारपीट का मामला संज्ञान में आया था। उसमें पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई और पुलिस ने तत्काल मुकदमा लिखा। तहरीर में कुल 16 लोग और अन्य लोगों को नामजद किया गया था और हमने इसकी विवेचना प्रारंभ की। सभी सीसीटीवी फुटेज इसका इकट्ठा, सीसीटीवी फुटेज और जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग किए गए थे सभी फुटेज इकट्ठा किए। उन फुटेज में लोगों की पहचान की गई। जितने नामजद लोग थे उनकी जिसकी इसकी फुटेज में पहचान की गई उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना प्रारंभ की और अभी तक इसमें हम लोग 3 गिरफ्तारियां कर चुके हैं। एक पहले ही गिरफ्तार करके एक व्यक्ति को जेल भेजा चुका है। आज अभी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, सुमित सिंह और सुनील सिंह को, और इसके साथ साथ अभी एक व्यक्ति इलाजरत है और उसकी इलाज चल रही है। पुलिस वहाँ मौजूद है और जो अन्य जो चिन्हित किए गए हैं फुटेज के माध्यम से, जो रिकॉर्डिंग है उसके माध्यम से उनकी तलाश जारी है और हम लोग इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। खबर बरेली से है, जहां आज मौलाना तौकी रजा को अदालत में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि मौलाना की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताई गई और मौलाना के करीबी सहयोगी आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। अदालत ने सुनवाई के बाद तौकी रजा की न्यायिक हिरासत को 11 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। तौकी रजा पर बवाल भड़काने और अशांति फैलाने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ कुल 10 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं अदालत में अगली तारीख तय कर दी गई है। राहुल गांधी ने अपने कार्यालय से 15 जनवरी 2025 को एक स्पीच दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आवर फाइट विद आरएसएस, बीजेपी एज वेल एज इंडियन स्टेट। उस संबंध में मेरा एक पक्षकार है सिमरन गुप्ता, वो भैजी में बैठ के उसने टीवी पे वो चीज देखी, उससे उसकी आहत को भावना को आहत लगा। उसने राहुल गांधी पर रिपोर्ट लिखाने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट संभल में विरुद्ध मामला पंजीकृत कराने के लिए प्रार्थना पत्र गुजारा, जो लोअर कोर्ट ने सुनने के बाद खारिज कर दिया। उसके विरोध में, उसके खिन्न होकर हमने सत्र न्यायालय में उसकी रिवीजन किया। उस रिवीजन में आज डेट थी और माननीय सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार जी ने उसको सुना है आज, और सुनने के बाद जजमेंट के लिए 7/11 डेट लगाई। राहुल कन्नौज में लव जिहाद के मामले का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए धमका रहा था और वीडियो वायरल करने की चेतावनी दे रहा था। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। मुठभेड़ में आरोपी इमरान घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। परसों 26 तारीख को थाना तालग्राम में एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला के भगा ले जाने और उसके साथ बुर्का पहना करके फोटो खिंचवाने और मना करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें थाना तालग्राम में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में पीड़िता का बयान भी लिया गया था, जिसमें उस लड़की ने बताया था कि उसको जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा करके और बुर्का पहना करके फोटो खिंचवाया और धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था, इसको किसी को बताने की दशा में उसको जान से मारने की धमकी देने की बात कर रहा था। इसमें 3/5 एक जो उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम है, उसकी वृद्धि की गई थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें आज पुलिस को सूचना मिली थी कि ये ताहपुर के पास एक भट्टे के पास मौजूद है, जिसमें पुलिस ने इसकी इमरान की घेराबंदी की और जैसे ही पुलिस को घिरता देख करके इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। परसों 26 तारीख को थाना। खबर कानपुर देहात से है, जहां अधिवक्ता के साथ अभद्रता और जाति सूचक टिप्पणियों का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता तीरन सिंह नैयर ने दरोगा राम सिंह और क्राइम इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि दोनों अधिकारियों ने उनसे गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और धमकाने का भी प्रयास किया।
अधिवक्ता ने इस पूरे प्रकरण की लिखित तहरीर सीईओ को सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित अधिवक्ता ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे। पूरा मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास उसरी निवासी विनोद का मेरे पास फ़ोन आया था कि वकील साहब थोड़ा थाने आ जाइए, आपके एक आधार कार्ड की आवश्यकता है। तो मैं उस आधार कार्ड लेकर थाने पहुंचा था। विनोद ने कहा कि वो कुछ एक लोग बंद हैं, उसकी सुपुर्दगी के लिए एक आधार कार्ड आपकी ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, हम दे देंगे। हम थाने में आधार कार्ड देकर वो आधार कार्ड पे दस्तखत और वहाँ जो फार्म था उस पर दस्तखत करके बाहर जा रहे थे, तभी रास्ते में पत्रकार महोदय का नाम आफ्ताब बारसी मिल गए। तो उन्होंने कहा वकील साहब बैठ लो। तो हम और आफ्ताब बारसी आपस में बात कर रहे थे किसी मुकदमे के संबंध में कि वहाँ के 156(3) में एक मुकदमा डालना है। उसी में हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी एक कोतवाली में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर वीरेंद्र बहादुर व दरोगा राम सिंह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुझे कहा कि तुरंत इधर आइए। हम वहाँ पहुँचे तो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। संभल में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार वीनस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी के दौरान प्रशासन को कई गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये सेंटर केवल 12वीं पास युवक चला रहे थे, जबकि कानून के अनुसार अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने के लिए प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट का होना अनिवार्य है। जांच के दौरान कोई रेडियोलॉजिस्ट मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे स्पष्ट हुआ कि अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड जांचें की जा रही थी। छापेमारी के दौरान 3 युवतियां सेंटर पर काम करते हुए मिली। इसके अलावा टीम को डॉक्टरों के नाम लिखे लिफाफों में नकदी भी बरामद हुई। आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामपाल। क्या कुछ जानकारी है, अल्ट्रासाउंड कौन लोग चला रहे थे? देखिए, ये झोला छाप और जो है अवैध अस्पतालों के खिलाफ जो प्रशासन का जो डंडा तगड़ा चल रहा है संभल के अंदर, लगातार ये कार्रवाई देखी जा रही है झोला छाप के विरुद्ध। देखिए, लगातार शिकायत आने के बावजूद जो है झोला छाप कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे थे संभल के अंदर। अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में ऐसे अस्पताल संचालित मिलेंगे जो झोला छाप डॉक्टर उनको संचालित कर रहे हैं, बगैर डिग्री के जो अस्पताल संचालित कर रहे हैं। तो वहीं अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जो सिटी मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग की जो नोडल अधिकारी है मनोज चौधरी, उन्होंने छापेमारी की है। और यहाँ पर देखिए ये भी संज्ञान में आया है उनकी छापेमारी के दौरान कि वहां पर कुछ पैसे भी डॉक्टरों के नाम जिन पर लिफाफों पे लिखे हुए थे, लगभग 19,000 रुपए इन लिफाफों में मिले हैं, उनको बरामद हुए हैं। उनको उसके लिए अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अब किस तरह की इसमें क्या कुछ निकलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो है लगातार इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए कल भी एक अस्पताल संचालक को फर्जी अस्पताल, देखिए दूसरी उसका रजिस्ट्रेशन लेकर के, मेडिकल का रजिस्ट्रेशन लेकर के, और वो महिलाओं की डिलीवरी और जिस तरह की तरह तरह के इलाज वहां पर करता हुआ पाया गया था, वहां पर वो छापेमारी की गई थी। तो ऐसे में लगातार उसको गिरफ्तार करके कल जो है जेल भेज दिया है। तो वहीं आज संभल शहर में भी ऐसा ही जो अल्ट्रासाउंड था, जो 12वीं पास बताया जा रहा है, जो 12वीं पास जो है संचालक है वो 12वीं पास था और ये अल्ट्रासाउंड संचालित कर रहा था। और यहाँ पर जो 3 लड़कियां भी मिली हैं जो काम कर रही थी, बगैर डिग्री के जो काम करती हुई पाई गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर वो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि लोगों की जान से ये लोग खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। तो इन पर लगातार जो है संभल प्रशासन जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के साथ में, जो पुलिस की संयुक्त टीम के साथ में मिलकर के। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें, बड़ी कार्रवाई जो अवैध अल्ट्रासाउंड का खुलासा हुआ है। और आपको बता दें 12वीं पास लोग इस अल्ट्रासाउंड को चला रहे थे। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में कोर्ट रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट के सामने लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में सुबह अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्ग को बंद कर दिया, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति फिलहाल बाधित हो गई है।
नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सदाशिव ने सेक्टर 12 स्थित मंदिर से चांदी की मूर्तियां और आभूषण चुरा लिए थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से करीब 3.5 किलो चांदी, एक बाइक और एक चाकू बरामद किया है। जांच में पता चला कि सदाशिव ने इससे पहले चंडीगढ़ के एक मंदिर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी की चांदी खरीदने वाले ज्वेलर राजू को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये कोई बड़ा गिरोह तो नहीं। एक शिव मंदिर जो कि थाना सेक्टर 24 में है, वहाँ एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें मंदिर से चांदी के आभूषण, छत्रप आदि चोरी कर लिए गए थे। उसमें थाना 24 एसीपी 2 साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था जो लगातार प्रयास कर रही थी। उसमें सीसीटीवी कैमरे आज फुटेज से मदद मिली कि एक व्यक्ति बाइक से वहां आया था और उसके द्वारा ये चोरी घटना कारित की गई। बाद में गहन पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि राजू सिंह और सोनू नाम का व्यक्ति है जो कि मूलतः दिल्ली का रहने वाला है। इसके द्वारा ये चोरी की घटना कारित की गई थी एवं इसके द्वारा ये चोरी का सामान जो था, एक सदाशिव पुत्र राजा है जो मुरादाबाद का रहने वाला है और सुनार है, उसको दिया गया। वहाँ पर ये सामान गलाया गया था। लगभग 3.5 किलो से 4 किलो के बीच में ये चांदी का सामान चोरी हुआ था। लगभग 24 पुलिस द्वारा पूरा सामान इसमें जो है, गली हुई चांदी जो है वो पूरी बरामद कर ली गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एसआईआर प्रणाली को लेकर कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने जबरदस्ती ये प्रणाली लागू की है, जिससे उन्हें सपा के वोट बैंक में कटौती की आशंका है। सांसद बर्क ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव आयोग को वोट काटने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान संभल में हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए थे। इस बीच प्रशासन ने कहा है कि वोटर सूची में गड़बड़ी रोकने के लिए पीडीए प्रहरी तैनात किए गए हैं जो बीएलओ के कामकाज पर पूरी नजर रखेंगे और गलत तरीके से वोट काटने की कोशिशों को रोकेंगे। देखिए, यूपी सहित 12 राज्यों में एसआईआर लागू किया गया है। इससे पहले बिहार में किया गया था और लगातार समाजवादी पार्टी और तमाम पूरे विपक्षी दल इसके विरोध में हैं। और इस समय जो पिछला मानसून सत्र हुआ था संसद का, लगातार विरोध प्रदर्शन किया मजबूती के साथ में कि एसआईआर की प्रक्रिया रुकनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती चुनाव आयोग ने विपक्ष की नहीं सुनी और उसको बिहार के अंदर लागू किया। और जिस प्रकार हमने देखने को मिला है कि कितने सारे लाखों की तादाद में वोटरों के नाम काटे गए हैं। हमारी यही सोच है और यही कोशिश है कि जो इस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या इस देश के नागरिक हैं, उनका वोट का जो अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है उसको नाजायज तरीके से नहीं कटना चाहिए। अगर किसी की कोई वाकई में कोई वहाँ से शिफ्ट कर गया है दूसरी जगह या डेथ हो गई है, तब मामला दूसरी बात है, कटना चाहिए वोट। लेकिन अननेसेसरी जो लोग वहाँ रह रहे हैं और विपक्ष के मतदाता हैं, इस आधार पर वोट काटना एक बहुत ही ज्यादा दुख की और अचंभा की बात है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामपाल, क्या कुछ जानकारी है, क्यों ये बर्क साहब एसआईआर पर कड़ा विरोध जता रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, यूपी में 12 राज्यों समेत एसआईआर लागू होने पर संबल सांसद बर्क का गुस्सा भड़का है। सांसद ने कहा है कि विपक्ष को भारी विरोध के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती एसआईआर लागू की है। एसआईआर लागू से सांसद को यूपी में सपा के वोट काटने की आशंका जताई है, जिन्होंने पीडीए प्रहरियों द्वारा रोकने का ऐलान किया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने पहले भी वोट काटने का आरोप लगाया है। एसआईआर पर सांसद ने इलेक्शन कमीशन को कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान खड़े किए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो उन्हें आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारू है, तो लगातार ये जो सांसद का जो बयान है, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जो है इलेक्शन कमीशन पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये लगता है कि इनको ये भी आशंका है कि कहीं ना कहीं सपा जो है पीछे ना रह जाए और आमना सामना जो आने वाले चुनाव में होगा वो सपा और बीजेपी का ही देखा जा रहा है। तो इसको लेकर के इन्होंने ये चिंता जताई है कि कहीं जो वोट जो होते हैं वो काट दिए जाते हैं बीएलओ द्वारा, तो उन पर जो नजर बनाए रखने के लिए जो पीडीए जो प्रहरी जो है टीम जो है तैयार की है और वो उन पर नजर रखेगी। जी
रामपाल, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो SIR की प्रक्रिया है वो तो हर राज्य में होती है, उसको लेके इतना विरोध क्यों जता रहे हैं? देखिए जब कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर वो विपक्ष हो, इस बार जो बीजेपी से कहीं ना कहीं डरा और सहमा हुआ लगता है, तो ऐसे में जो है विपक्ष अपना जो है दबदबा जो है मौजूदा सरकार पर बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लगता है कि जो सरकार अभी जो सरकार की कार्यप्रणाली है, तो वो कहीं ना कहीं देखिए अभी लोकसभा चुनाव जो हुए थे उनमें कहीं ना कहीं सपा उत्तर प्रदेश के अंदर जो मजबूत हुई थी, तो ऐसे सवालिया निशान से जो है वोट बैंक की राजनीति लगातार की जाती है। तो ये ठीक है रामपाल, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर जेवर से है, जहां प्रज्ञान पब्लिक स्कूल ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण को लेकर ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करने के लिए पहुंचे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।